गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सेशन। आज है ट्यूसडे एंड डेट है 21 सितंबर 2021। तो सबसे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बायजूस की ओनरशिप किस तरह से है। तो एक पर्सन थे प्रो पैंजी एक्स, ऑब्वियसली उनका खुद का नाम नहीं होगा, तो जो भी उनका नाम है प्रो पैंजी एक्स ने कल सही आंसर दिया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मेरा पॉइंट जो इसमें ये था कि आपको ये बताना था कि बायजूस जिस नाम पर है ये, उनके मेजर इन्वेस्टर जो उनके सीईओ भी हैं वो हैं बायजू रविंद्रन। तो मतलब बायजूस का मतलब हो गया कि इनका है बायजूस, तो उस तरह से। और दूसरी बात मेरे को आपको ये बताना था कि जैसे कई लोगों को लगता है, मतलब ऑब्वियसली बायजूस आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो कई लोगों को लगता है कि ये बस 2-3 लोग ही ओनर करते होंगे और इसका कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 तो इसमें बड़े ओनर हैं। आप देख सकते हैं बायजू रविंद्रन, रिजू रविंद्रन, सॉरी नास्पर्स वेंचर्स, सिकोआ कैपिटल इंडिया, इवेंट मैनेजमेंट एंड अदर्स 45% के अंदर बहुत सारे, और लास्ट में एटसेट्रा भी है, तो 2-3 और भी होंगे कम से कम। तो ये आपके कितने सारे इन्वेस्टर्स हैं बायजूस कंपनी के अंदर, ये आप देख सकते हैं। टेंसेंट भी है, टेंसेंट मतलब जिसने पबजी बनाया था। टाइगर ग्लोबल बहुत ही फेमस एक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करती है काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के अंदर। ब्लैक रॉक बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है। ब्लैक रॉक टाइगर ग्लोबल कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA बोलते हैं। तो ये तो मतलब ऐसी कंपनीज़ हैं जो लोग इसके अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, उसकी ड्रीम कंपनी इसके अंदर आती हैं ये कंपनीज। तो मतलब काफ़ी बड़ी ये इसकी ओनरशिप और कैपिटल है आपकी, जबकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, सॉरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात आपकी कि कल हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी 300+ मेंबर्स हो गए थे। तो अगर आपको ज्वाइन करना चाहो, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। उस पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको एक तो आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट में पूछते हैं तो ऑब्वियसली मैं बता दूंगा, बट हो सकता है कि मैं थोड़ा टाइम ले लूँ क्योंकि कमेंट में रिप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसमें तो क्यों क्या है, वो ग्रुप है तो वो काफ़ी सारे और भी लोग रिप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी सारे और लोग पढ़ लेंगे, तो फिर मुझे रिप्लाई जल्दी करना पड़ेगा। तो मतलब आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो। दूसरी बात, आपको ये जो PDF है वो आपको चाहिए हो तो ये PDF मैं 7 o'clock के आसपास अपलोड कर देता हूँ। तो आप जो है खुद से भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, और फिर वापस उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं जब आपको कोई वीडियो मिल जाती है। या फिर आप सैटरडे संडे को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम इस बार से अपलोड कर दूँगा मैं। तो इसलिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। और एक और मैगजीन की भी PDF हम उसके अंदर डालते हैं, थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ में उसके अंदर कभी कभी सेंड करता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। बैक ऑफिस रिलीफ आउटसोर्स सर्विसेज वोंट अट्रैक्ट 18% GST। यहाँ पे बेसिकली बैक ऑफिस रिलीफ से हमें समझ में आता है कि ऑफिस वापस से जाने में जो रिलीफ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैक ऑफिस रिलीफ का यहाँ पे बेसिकली मीनिंग ये है कि एक आपका जैसे आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको समझने में, नहीं तो मैं बता देता हूँ। आउटसोर्सिंग में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग एग्जांपल लूँ आपका, तो लेट सपोज अमेरिका के अंदर एक कंपनी बैठी है, एक कंपनी है, उसको अपना कस्टमर सपोर्ट चलाना है। कस्टमर सपोर्ट मतलब कि जैसे अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय किया, उसमें लास्ट में लिखा रहता है कि कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800 दिस, ये कोई नंबर लिखा रहता है। तो बेसिकली ये कॉल सेंटर का नंबर होता है कि आप अगर इस कंपनी के बारे में कुछ भी कंज्यूमर मतलब आपका कोई ग्रीवेंस है जो आप रेड्रेसल कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पर फ़ोन कर सकते हैं। बट क्या हो रहा है कि ये कंपनी अमेरिका में बैठे हैं, अगर ये अमेरिका में ही कहीं पे अपने जो कंपनी का ऑफिस है उसके आसपास अगर कोई कॉल सेंटर ढूंढती है तो बहुत महंगा है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी में वो वेल एजुकेटेड इकोनॉमी है बेसिकली, तो वहाँ पे जो है थोड़ी सी कम ये चीज़ें मतलब चार्ज ज़्यादा करती हैं। तो क्या होता है कि ये आउटसोर्स कर सकते हैं बाहर की किसी इकोनॉमी के अंदर। लेट सपोज इंडिया के अंदर आपने सुना भी होगा कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट कुछ टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से था। कॉल सेंटर इंडिया के अंदर बनाया, इंडिया के अंदर एक कॉल सेंटर बनाया, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को इंडिया से ही हायर कर लिया। अब इंडिया की लेबर चीप है और कॉल सेंटर में आपका कोई क्वालिफिकेशन वगैरह भी नहीं लगती, तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे उनको चीप में ये चीज़ें मिल गई। हालांकि उनको यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ेगा और इनको एक टाइम पे जो ये सेटअप का एक्सपेंडिचर है वो भी देना पड़ेगा। बट वो सब मिला के भी इतना चीप पड़ रहा था जो यहाँ पे नहीं मिल सकता था अमेरिका के अंदर, या फिर वो यहाँ पे मिल ही नहीं सकता था। चीप की बात छोड़ो, यहाँ पे मिल ही नहीं सकता था, सिर्फ यहीं पे मिल रहा था, तो फिर यहीं पे लेंगे, सीधी सी बात है। तो बेसिकली इस तरह से ये बेसिकली आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। और ये जो आपका हुआ, ये इंडिया वाला जो सेगमेंट है पूरा, ये बैक ऑफिस है। कि एक तो ये फ्रंट एंड ऑफिस हो गया जो मेन ऑफिस है कंपनी का, पर असल में तो कंज्यूमर वाला काम तो यहाँ चल रहा है, तो बेसिकली ये आपका बैक ऑफिस हो जाएगा कंपनी का। तब इस तरह से बेसिकली आपका बैक ऑफिस का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, मैंने समझ लिया। बैक ऑफिस के लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ वापस से, ये हो गया आपका बैक ऑफिस।
अब बैक ऑफिस रिलीफ में बेसिकली क्या है कि ऐसे ही कुछ रिलीफ हुआ होगा कि आउटसोर्सिंग जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ रिलीफ हुआ होगा। क्या रिलीफ है वो भी समझते हैं। आउटसोर्स सर्विसेज वोंट अट्रैक्ट 18% जीएसटी। तो ये आप समझ गए होंगे अब कि आउटसोर्स अगर आप सर्विसेज करते हैं तो वो जो है 18% जीएसटी को आपका अट्रैक्ट नहीं करेंगे। बेसिकली उनके ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा जीएसटी कुछ भी। तो इस तरह से बेसिकली है आपका, आप समझ गए होंगे। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ सर्विसेज का इन्होंने नाम भी लिया है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज, ITES मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। फिन सर्विसेज आप समझ गए होंगे कि आपका किसी कंपनी का एनालिसिस करवाना है, मैं भी उसके ऊपर आता हूँ एक बार वापस से। R&D सेक्टर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। अब मैं कंपलसरी मतलब एक स्पेसिफिकली अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे यही सेम अगर लेते हैं तो इंडिया बेसिकली BPO से KPO की तरफ मूव करने लग रहा है। मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर जब हमने कॉल सेंटर का एग्जांपल लिया था तब मैंने एक लाइन बोली थी कि कुछ टाइम पहले तक कॉल सेंटर का काफ़ी ज़्यादा वो रहता था। तो बेसिकली यही है आपका कि जो ये कॉल सेंटर वाली जो चीज़ें होती हैं वो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर आती है। अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ वगैरह पढ़ा हो 12th क्लास वगैरह में तो आपको पता होगा। BPO मतलब आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब इसमें क्या है कि एक बिजनेस का एक पार्ट है कंज्यूमर को हैंडल करना, यानी कंज्यूमर की बात सुनना वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली बिजनेस का ही एक पार्ट होता है। तो अगर हम एक बिजनेस के एक पार्ट को हम आगे देते हैं, किसी को आउटसोर्स करते हैं तो वो BPO बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉल सेंटर वाला था। कॉल सेंटर बेसिकली सर्विस नहीं है, यहाँ पे सर्विस तो वही चल रही है ना, कंज्यूमर वाली जो कस्टमर सपोर्ट था। कस्टमर सपोर्ट एक आपके बिज़नेस की ही सर्विस है, बिज़नेस की ही प्रोसेस है जो बिज़नेस मतलब बिज़नेस को अपने हैंड से देनी होती है। तो वो आपका BPO बन जाता है। बट यहाँ पे होता क्या है, इंडिया आपका काफ़ी टाइम तक कोई मना नहीं कर सकता कि BPO के अंदर था, मतलब BPO बहुत ज़्यादा चल रहा था। बट अब BPO आपका और ज़्यादा सस्ता आपको मिलने लग गया है साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में। इसराइल वगैरह वाली कंट्रीज़ हैं जो ऑयल बेस्ड कंट्री OIC बोलते हैं ना जिनको, वहाँ पे आपकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर ये जाने लग गया है। अब इंडिया के अंदर जो आउटसोर्सिंग का पूरा बिजनेस है वो KPO की तरफ मूव करने लग रहा है। KPO का मतलब क्या होता है, KPO मतलब आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब हम इसके ऊपर वापस आए फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर जो हम देख रहे थे, और यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ नीचे ये भी सेम चीज़ें हैं। ये ITES फाइनेंशियल सर्विसेज एंड R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यही आपका बेसिकली, अब इसके अंदर क्या है कि आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा होने लग रही है। यानी कि नॉलेज बेस्ड काम, कॉन्सेप्ट बेस्ड काम, एक डेटा मिलेगा आपको उसको एनालाइज करके क्या क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर, वो सब बताने वाला काम ज़्यादा होने लग रहा है इंडिया के अंदर। अब क्या हो रहा है कि जैसे अमेरिका के अंदर मान लेते हैं कोई इन्वेस्टमेंट बैंक है, अब इस बार कंपनी ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक ले लेते हैं। मान लेते जैसे आपने सुना होगा JP मॉर्गन या मॉर्गन स्टैनली, ये सब सुने होंगे आपने। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट बैंक है अमेरिका के अंदर बैठा है, उसको कंपनी का एनालिसिस करवाना है। कंपनी के एनालिसिस में एक तो हो सकता है कि वो अमेरिका के अंदर हायर करे, बट अमेरिका के अंदर क्या है कि वही आपको कॉस्टली मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं देंगे तो आपको मिलेगा ही। तो बेसिकली इस तरह से कॉस्टली मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का वैसे भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पर, और आप मतलब काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, तो आपका जो है आप यहाँ पे इंडिया के अंदर आउटसोर्स कर सकते हैं। इंडिया के अंदर आप आउटसोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, कोई कोर्स कर रहे हैं, CFA वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इसको परस्यू कर सकते हैं और एज अ पार्ट टाइम यहाँ पे काम करेंगे। और इस कंपनी को जो भी एनालिसिस कराना है, जैसे मान लेते हैं टाटा का एनालिसिस कराना है कि टाटा कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या अभी जैसे हमने सुना होगा कि टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीदने की बात की थी, तो टाटा वालों ने मान लो कि एयर इंडिया के एनालिसिस करवाया होगा, सीधी सी बात है, बहुत डेप्थ में कराया होगा। तो वो सब जो काम है वो बेसिकली इंडिया के अंदर आउटसोर्स हो रहा है। हालांकि टाटा तो मतलब इंडिया की कंपनी है तो वो आउटसोर्स नहीं बुलाएंगे, बट फिर भी मतलब समझ गए कि जैसे कि एयर इंडिया का टैक्स इशू था, वो सब इसके अंदर काफ़ी सारे एडवाइजरी हायर हुई होगी। तो एक एडवाइजरी वाला जो काम है कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो काम है इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा है फ्रॉम BPO। तो हमने ये जो है पूरा समझ गए यहाँ पर। और 80 जूरी विल पिक स्टार्स ऑफ इंडियाज स्टार्टअप वर्ल्ड। तो बहुत ही बेसिक बात है, इसके अंदर क्या है कि एक इवेंट होता है इकोनॉमिक टाइम्स वालों का, स्टार्टअप अवार्ड्स 2021। ये आप समझ होंगे आपकी क्या है इसके अंदर। जूरी मतलब आपका चेयरपर्सन, चेयरपर्सन मतलब जूरी का मतलब है, चेयरपर्सन तो अलग बात हो गई, जूरी का मतलब है जज। तो एक अवार्ड शो है, तो अवार्ड शो का जज होना ज़रूरी है ताकि अवार्ड दे पाए। तो अवार्ड शो का जज है बेसिकली ये आपके, इनका नाम है ये नंदन नीलेकानी। ये को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव है इन्फोसिस के, शायद इन्फोसिस के ही है, हाँ इन्फोसिस के आपके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और को फाउंडर है। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये आपके स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर से पिकअप करेंगे 9 कैटेगरीज के अंदर और विनर सेलेक्ट करेंगे। बहुत बेसिक सी बात है, पता नहीं क्यों लिया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ऐड है इकोनॉमिक टाइम्स के अवार्ड वालों का। तो बेसिकली इस तरह से
अब यहाँ पे जो है एक पूरा ऐड था यहाँ पर DBS फॉरएवर का, यहाँ पे पूरे में फ़ोटो थी जो थोड़ी इनअप्रोप्रिएट मेरे को लग रही थी, तो मैं हाइड कर दी। और यहाँ पर जो है बाकी ये आपका फॉरएवर मार्क का ऐड है जिसके बारे में हमने पहले बात की हुई है ढंग से। ये फॉरएवर मार्क कुछ भी नहीं है, DBS ग्रुप के अंदर एक कंपनी है और ये भी पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, उसके ऊपर एक और कंपनी थी, हमने पहले बात की थी इसकी पूरी डिटेल में, तो मैं बात इसकी नहीं करूँगा। पेयर बर्ड सेशन इसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या रहता है, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, दो पेयर पॉलिटिक्स के अंदर आपका ये बीच में ही एक ये सेगमेंट है पूरा आपके ऐड का, तो हम उसको भी कवर नहीं करते और आगे चलते हैं एक बार यहाँ पर। बेसिकली ये आपका एक बहुत ही मतलब बड़ी न्यूज़ हो गई है जिसके अंदर क्या है कि एवरग्रांड, मतलब ये हो सकता है कि मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, एवरग्रांड करते हैं, ग्रांडे करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बट ये बेसिकली क्या है कि ये चाइना की लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कंपनी जो है, आप समझ गए होंगे कि कितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही है। एक तो चाइना की कंपनी है सेकंड लार्जेस्ट, और रियल एस्टेट के अंदर कंपनी है। रियल एस्टेट के अंदर वैसे ही इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा लगती है, तो कंपनीज अपने आप बड़ी हो जाती हैं शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर ही। तो एवरग्रांडे जो कंपनी है उसने क्या है कि 300 बिलियन का डिफ़ॉल्ट कर दिया है। 300 बिलियन का डेट था इनके पास, मतलब इनके ऊपर, जो ये अब रीपे नहीं कर पा रहे। बेसिकली आप समझ होंगे, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर मेटल्स एंड केमिकल्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये पूरा हुआ है, मतलब एवरग्रांडे का मतलब नाम यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब वही सब कि आपका सेकंड लार्जेस्ट आपका रियल एस्टेट कंपनी है, प्लस 300 बिलियन का इन्होंने घोटाला किया है। मतलब अब इंडिया ने तो बोले घोटाला ही किया। तो आपका ये जो है क्लियर एंड रिप्रेजेंट डेंजर है मेटल और केमिकल्स के लिए। मेटल और केमिकल्स का मतलब समझ में नहीं आता है। मेटल मैं पहले क्लियर कर देता हूँ एक बार। मेटल और केमिकल्स का मतलब है यहाँ पर जो मेटल और केमिकल बेस्ड कंपनीज है और उनके स्टॉक्स है। अगर कंपनी के ऊपर दिक्कत आएगी तो उसका स्टॉक भी नीचे जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से मेटल और केमिकल्स के जो स्टॉक हैं कंपनी है वो सब। मेटल्स के अंदर आपका आ जाता है जैसे स्टील की कोई कंपनी है, आयरन वर्क्स की कोई कंपनी है, वो सब है। केमिकल के अंदर तो केमिकल वाली कंपनीज आएंगी। अभी एक केमिकल वाली कंपनी को IPO भी आया था, तो ये हमने देखा था। अब यहाँ पर जो है टाटा, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। टाटा स्टील, JSW, मतलब ये जिंदल स्टील, मतलब JSW वाली कंपनी है। NMDC, JSW स्टील, सेल, ये सब जो कंपनीज हैं, और आपका PI इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, और ये बाकी अब केमिकल वाली हैं। टाटा केमिकल्स, वेदांता, UPL, SRF, ये सारी जो कंपनीज हैं, ये आपका बेसिकली इनको काफ़ी मतलब डेंजर है इनके लिए। इनका स्टॉक प्राइस आप देखेंगे पिछले टाइम मंडे से आपका परसेंटेज चेंज इतना रहा है, 9% गिर गया पिछले एक दिन के अंदर अंदर, 9.7% इतना इतना गिर गया है आपका। तो ये बेसिकली इसी वजह से आपका इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये थोड़ा नोटिस के अंदर आया है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि ये जो डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ है वो एक दिन के अंदर हो जाती है। ये सॉरी, ये डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ तो मतलब सबको पता चल ही जाता है 2-3 दिन लगातार। अगर हम जा रहे हैं किसी को पैसे मांग रहे हैं तो वो नहीं दे रहा है, तो 2-3 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली इस तरह से अब जब इंडियन मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है तब इन्होंने जो है न्यूज़पेपर के अंदर इसको रिपोर्ट किया है, तो हमने ये देख लिया है। अब आगे चले तो इसके अंदर मैं एक और यहाँ पे एक इन्होंने फैक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो चाइना की इकोनॉमी का क्लोज टू 29% होल्ड करता है। तो बहुत ही बड़ी फिगर हो जाती है ये आपकी। और एवरग्रांडे ने पिछले साल 110 बिलियन की इनकी सेल्स का ड्रॉप हुआ था, मतलब इनकी थी सेल्स 110 बिलियन की थी सेल्स, सॉरी। तो ये हमने इसके अंदर देख लिया है। परसेंटेज चेंज जो 5 डेज़ के अंदर अंदर 14% गिर गया टाटा स्टील का स्टॉक, 13% इनका वगैरह वगैरह। ये आप देख सकते हैं कि लीस्ट है SRF का 1% के आसपास गिरा है पिछले 5 दिन के अंदर अंदर स्टॉक। तो ये हमने पूरा देख लिया। अब यहाँ पे बेसिकली यही है आपका कि इससे मैं आपको एक इंडिकेटर बताना चाह रहा हूँ कि ये जैसे चाइना की मार्केट है, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे लिखा भी है कि चाइना की मार्केट जो हांगकांग की मार्केट है पूरी, वो किस तरह से गिर रही है। जैसे शेयर होल्डिंग्स क्रैश रेटिंग 7% इन हांगकांग ऑन मंडे। तो इसको ट्रैक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंडेक्स आपको अब समझ में आ रहा होगा, ये हैंगसेंग। हैंगसेंग मैंने आपको बताया था कि हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनका एक इंडेक्स है, और इसकी जो एक यूनिट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, 25,000 के आसपास चल रही है। फिर भी जो है यहाँ पर 3% का डिक्रीज़ आया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिक्रीज़ है। 7500 अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट्स का यहाँ पर ये डिफरेंस आया है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। और आप चाहें तो अगर जैसे ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो आप ट्रैकर को यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ के लिए। जैसे देखेंगे कि हर जहाँ पे डिक्रीज़ ही चल रहा है, और ये जो आपका 1% का डिक्रीज़ है इसका यहाँ पे इन्होंने रीज़न बताया है सेकंड न्यूज़ के अंदर ही। तो मतलब ये ट्रैकर आपको यूज़ कर सकते हैं कि आप ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक कर सकते हैं ईजिली। तो ये आप देख सकते हैं अब इसको। और आगे चलते आपका इंडाइसिस फॉल ऑन 1% ऑन चाइना डिमांड फेड पॉलिसी वरीज। बहुत बेसिक सी न्यूज़ के अंदर क्या है कि आपका एक मैंने आपको फेड पॉलिसी वाला जो पार्ट है वो कल भी थोड़ा सा बताया था।
फेड पॉलिसी में क्या होता है, चाइना की डिमांड तो वही है आपका, सॉरी मैं एक एक करके कवर करता हूँ। चाइना डिमांड मतलब आपका वो वाला पॉइंट कि जो अभी हमने समझा था कि चाइना के अंदर एवरग्रांडे जो सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है उन्होंने जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया है वो, तो बेसिकली ये आपका इसका हो गया चाइना डिमांड। और अब आपका जो है फेड पॉलिसी वरीज का मतलब यही है कि आपका जो फेडरल पॉलिसी आपकी आने वाली है, अभी मेरे हिसाब से आज रिजल्ट आ जाएगा शायद, तो आपका फेडरल पॉलिसी का जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर आपका क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है उसकी वरीज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि यूएस की इकोनॉमी का इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा रहता है, और यूएस और चाइना रशिया ये जो कंपनीज हैं ये बहुत पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जिस भी तरह से छोटा बहुत जो भी चेंजेस आते हैं बेसिकली उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने जो देख लिया। अब यहाँ पर जो है एक दिन के अंदर अंदर जितना लंप आया है, मतलब गिरा है स्टॉक प्राइस, वो वर्स्ट है सिंस जुलाई। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, वर्स्ट वन डे स्लम्प सिंस जुलाई, जब इंडाइसिस का फॉल में 1% हुआ है। इंडाइसिस मतलब इंडिया के इंडाइसिस, ये आपका इंडिया की बात चल रही है, तो इंडिया के इंडाइसिस आपके ये जो दोनों हैं निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी के अंदर तो 1 से ज़्यादा ही आया है, 1.07% का है, और आपका 0.89% का आपके इसके अंदर सेंसेक्स के अंदर आया। तो ये हमने जो है पूरा देख लिया है। अब यहाँ पर इसके बाद एडवांसेस एंड डिक्लाइंस, ये आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स के अंदर किस किस एक कंपनी ने सबसे ज़्यादा गेन किया है, किस किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा लूज़ किया है। तो ये टाटा स्टील, वही आपकी जो कंपनीज हैं उन्होंने आपका डिक्रीज़ किया है। यहाँ पर एस बी आई, इंडसइंड बैंक, एफ जी एफ सी और एस डी रेडीज़ ने आपका सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, और ये इनमें पॉजिटिव हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं। अभी ये हमने पूरा कवर कर लिया, बट यहाँ पे क्या है, एक और बात है। यहाँ पे आप अगर ये पढ़ेंगे खुद से, मैं ये पढ़ नहीं रहा हूँ, बट इसका एक बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा सा इम्प्लीकेशन निकल रहा है कि क्या है कि आपने कुछ टाइम से देखा होगा कि निफ्टी इतना क्रॉस कर गया, सेंसेक्स इतना क्रॉस कर गया वगैरह वगैरह, काफ़ी टाइम से आपका ये जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब बहुत ऊपर चले गए हैं। तो सबको पता है कि एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा कि ये कम से कम 20-30% तो करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने का मतलब नीचे जाना। जैसे अगर यहाँ पे कोई स्टॉक पहुँच गया है और यहाँ पे मान लेते हैं स्टॉक चल रहा था, एकदम से यहाँ पहुँच गया है, तो सबको पता है कि कम से कम इतना तो करेक्ट करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि इतना कैसे इंक्रीज आ सकता है इसके अंदर। तो मतलब इस तरह से, तो ये जो आपका पोर्शन रहता है इसको आपका करेक्टनेस बोलते हैं, कि एक नीचे जाना मतलब बेसिकली स्टॉक का। तो ये जो है बेसिकली अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं इस न्यूज़ के अंदर, इस जो लाइन लिखी है इसके अंदर भी यही लिखा है कि ये जो चाइना का हुआ है, मतलब जो एवरग्रांडे का जो हुआ है पूरा सीन, इसकी वजह से ये बेसिकली एक स्टार्ट हो सकता है इस बड़े डिक्रीज का, मतलब बड़े फॉल का। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये दिस कैन बी कैटलिस्ट फॉर करेक्शन इन द मार्केट। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि इसकी वजह से होगा ये चीज़। जैसे आप लेट सपोज कैटलिस्ट के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा फनी एग्जांपल दूँ, तो अगर आप जैसे एक दूध का कप लेते हैं, उसके अंदर अगर आप शुगर फॉर एग्जांपल मिलाते हैं, तो जो आपका चम्मच जिसको आप यूज़ करते हैं, जिससे आप उसको स्टिर करते हैं, तो वो आपका एक कैटलिस्ट बन जाएगा, जिससे आपका जो ये प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी जल्दी हो पाए, या कम से कम हो पाए, क्योंकि चीनी सीधा डाल देंगे तो वो नहीं मिलेगी, अगर आप उसको स्टिर करते हैं तो वो मिल जाएगी। तो ये आपका चीनी जो चम्मच है वो आपकी कैटलिस्ट बन जाएगी। तो कैटलिस्ट मतलब जिसकी वजह से हो, तो इसकी वजह से आपका करेक्शन हो सकता है मार्केट के अंदर। ये मैंने आपको करेक्शन का मीनिंग बता दिया। करेक्शन मतलब आपका मार्केट का नीचे जाना। तो ये हमने इसको देख लिया है। अब यहाँ पर अच्छा ये आपको देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे मार्केट ट्रैकर के अंदर 2-3 हफ्ते, मतलब पूरे वीकडेज में तो आता ही है, तो वीकडेज के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम क्या चल रहा है आपका। टाटा स्टील JSPL लीड राउट इन मेटल स्टॉक्स। बेसिकली क्या है कि आपका टाटा स्टील JSPL ये इन्होंने जो है राउट मतलब नीचे जाना मेटल स्टॉक्स के अंदर लीड किया है। मतलब बेसिकली ये बहुत फैंसी बना के लिखा हुआ है, फैंसी बना के ये लिखा है कि एवरग्रांडे की जो क्राइसिस हुआ था उसके, मतलब हुआ था क्या, अभी हो रहा है, चल ही रहा है, तो उस होने की उसकी वजह से इंडिया के अंदर जो मेटल स्टॉक्स थे, केमिकल स्टॉक्स थे, उनके जो उनमें फॉल आया, उन फॉल के अंदर सबसे ज़्यादा फॉल टाटा स्टील के अंदर आया, JSPL के अंदर आया। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, JSPL मतलब जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड सॉरी, ये जो कंपनीज हैं आपकी, ये बेसिकली इसके अंदर सबसे ज़्यादा फॉल आया आपका। तो ये BSE मेटल इंडेक्स की भी इन्होंने बात की है। BSE मेटल इंडेक्स के अंदर क्या है, जैसे BSE है, BSE का सिर्फ जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर तो हर फील्ड से आपकी कुछ कुछ कंपनीज पिक की हुई है, वो उसके अंदर है। अब BSE मेटल इंडेक्स के अंदर क्या है कि बेसिकली सारी मेटल के अंदर जो टॉप कंपनीज हैं वो इन्होंने पिकअप किए हैं। जैसे BSE का मेटल इंडेक्स है, ऐसे NSE का भी है। NSE मेटल इंडेक्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, और आप चाहें तो इनको गूगल कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी कितनी कंपनीज हैं वगैरह वगैरह। और मतलब NSE ने ऐसा नहीं कि कुछ एक इंडेक्स दिए हैं, बहुत सारे इंडेक्स दिए हैं, बैंक निफ्टी, ये निफ्टी, वो निफ्टी, बहुत सारे इन्होंने इंडेक्स दिए हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स इन्होंने दिए हैं।
और अब तो काफ़ी सारे इंडेक्स तो ऐसे आ गए हैं जो स्टार्टअप्स, जो छोटे जो स्टार्टअप्स आगे पब्लिकली लिस्टेड हो रहे हैं, तो उन कंपनीज़ के भी इंडेक्स बनते जा रहे हैं। तो NSE का आपका मैं क्या लिख रहा था, मेटल इंडेक्स, मेटल इंडेक्स। आप इसको गूगल कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी कंपनीज हैं, और इन दोनों के अंदर बेसिकली सेम कंपनीज हैं, तो इन दोनों के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। BSE और NSE में चल जाता है कि काफ़ी सारी कंपनीज जैसे निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम कंपनीज हैं सारी, आपका HDFC, SBI बैंक, रिलायंस, टाटा स्टील, सॉरी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS वाली कंपनी, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा, ऐसी काफ़ी सारी कंपनी है। और यूएस के अंदर मैं आपको अगर एक एग्जांपल देके बताऊं, तो यूएस के अंदर आपके दो इंडेक्स चलते हैं, एक आपका नैस्डैक और एक चलता है S&P 500। S&P 500 बेसिकली आपके नैस्डैक का तो नैस्डैक ही हो गया, और S&P 500 है आपके S&P वालों का। बेसिकली दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स रहते हैं आपके न्यूयॉर्क के अंदर, और मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, NYSE के अंदर। NYSE एक हो गया आपका, एक स्टॉक एक्सचेंज है ये। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका के अंदर नैस्डैक, सॉरी नैस्डैक। तो नैस्डैक का जो स्टॉक का जो इंडेक्स है वो तो नैस्डैक नाम से ही है, और NYSE का जो इंडेक्स है वो आपके NYSE नाम से भी कह सकते हैं। और एक दूसरा इंडेक्स चलता है S&P 500, जो ज़्यादा पॉपुलर है आपका। तो S&P 500 इनके अंदर बेसिकली सेम कंपनीज नहीं है। नैस्डैक के अंदर जैसे आपका एप्पल, गूगल, ये सब हो गए, ये सब कंपनीज आती हैं, एप्पल और आपकी अमेजोन, ये सब जो इंटेल वाली कंपनीज है ये सब आती हैं, और बाकी जो कंपनीज हैं इसके अंदर आती हैं आपकी। तो इनके अंदर बेसिकली सेम कंपनीज नहीं आती हैं, हालांकि ये टॉप टॉप कंपनीज ही ले रहे हैं हर फील्ड की। तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस रहता है इंडियन मार्केट और स्टॉक US मार्केट के अंदर। और US मार्केट का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस बताऊँ, तो जैसे अभी एक वहाँ पे आपका एक फॉर्म है, मैंने आप उसका नाम, बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे का स्टॉक इतना महंगा है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा महंगा, 10 करोड़ 20 करोड़ के आसपास का उनका एक स्टॉक है। तो वहाँ पर क्या है कि आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हैं। मेरे को एग्जैक्ट बर्कशायर हैथवे की फिगर याद नहीं है, तो उसके लिए माइंड मत करना, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। फ्रैक्शनल शेयर्स में आप बाय कर सकते हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे वैसे कि आपका जो है एक शेयर है, तो आपने 0.5 शेयर खरीद लिया, तो आपको आधे शेयर के ही पैसे देने हैं जितना शेयर चल रहा है, और आपको आधा शेयर ही मिल जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से होगा, फ्रैक्शनल शेयर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। फ्रैक्शनल शेयर्स आप जो है US मार्केट के अंदर कर सकते हैं, और इंडियन मार्केट के अंदर आप नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ये भी एक डिफरेंस है US मार्केट और इंडियन मार्केट के अंदर। हमने वैसे ही कवर कर लिया, हम वैसे इंडेक्स की बात कर रहे थे, हमने बीच में कवर कर लिया, तो बाकी हमने पूरा कवर कर लिया। आपको लग ही रहा होगा कि बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ है, तो हाँ ये है, बहुत बेसिक सी न्यूज़ है आपकी। और हमने पूरा कवर जो है कवर कर लिया। इसके बाद एक और छोटी सी इंडेक्स है, अभी आपका पारस एक डिफेंस कंपनी है, ये स्पेस वाली कंपनी ऐसी कुछ कुछ है। तो ये आपके जो है बेसिकली कि इनका IPO चल रहा है अभी, तो IPO चलने में हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि कब इनका IPO है, और क्या इनका मार्केट साइज रहेगा, और क्या इनका एक का शेयर का प्राइस है, क्या इनका लॉट का साइज़ है, ये सब हम समझ लेते हैं बेसिकली। तो बेसिकली यही है आपका कि सितंबर 21 से 23 आज के दिन ये आपका ओपन हो जाएगा IPO 3 दिन के लिए, वही 3 दिन के लिए रहते हैं कि मोस्टली IPO। और आपके 165 से 175 का प्राइस बैंड रहने वाला है इनका। इशू साइज 171 करोड़ तक रह सकता है। इम्प्लाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं, लॉट साइज 85 शेयर्स के आसपास रहेगा। तो अगर आप 85 और 165 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक सेकेंड, 85 मल्टीप्लाई 165, तो ये हो जाता है आपका 14,025 रुपीज़। वही आपका कि 14,000 के आसपास ही आपका जनरली स्टॉक प्राइसेस रहते हैं। 175 इंटू 85 करेंगे तो आपका फिर 14,875 है। तो बेसिकली यही आपकी मिनिमम आपका लिमिट है कि आप कितने पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पारस के अंदर। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है बेसिकली कि मे बी अ बेटर बेट फॉर दोस्त विद हाई रिस्क एपेटाइट। तो बेसिकली ये है कि आपका इस IPO के अंदर रिस्क ज़्यादा है, और अब IPO का क्रेज़ थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि बहुत कम IPOs आ रहे हैं, और पिछले IPO की परफॉर्मेंस जो थी, जो पिछला IPO था आपका, तो उसमें जो है सब इन्होंने इंक्लूड करके ये लिखा है कि हाई रिस्क एपेटाइट जिनकी है वही इसको एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह देखें। तो हमने जो है पूरा कवर कर लिया। और मैंने आपको पहले बताया था कि आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी और जो आर्टिकल है वो पढ़ते हैं, जैसे आपको ये पढ़ लेना चाहिए शायद, तो आपको जो है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मतलब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैं उसका आंसर कर दूँगा आपका। दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।